हेलो रन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। जैसा बच्चों आपको मालूम है कि आई गेट के अंदर में कंप्यूटर साइंस में गेट की प्रिपरेशन कराई जाती है और हर साल यहाँ पर भी बच्चे अच्छे रैंक्स जनरेट करते हैं, टॉप करते हैं और अलग अलग कॉलेजेस के अंदर में कंप्यूटर साइंस में एमटेक ले जाते हैं। तो आई गेट स्पेशली कंप्यूटर साइंस के लिए ही फेमस है और हम लोग सिर्फ कंप्यूटर साइंस पे ही टारगेट करते हैं और कंप्यूटर साइंस को ही गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि कंप्यूटर साइंस के अंदर में जॉब इतनी ज़्यादा है, इतनी भरमार जॉब है, इतनी अच्छी अच्छी कंपनियों की जॉब, इतने अच्छे पैकेजेस हैं यहाँ पर। और आज की डेट में तो आईटी इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री जहाँ पे सब लोग खप रहे हैं, सब लोगों को जॉब लग रही है। आप किसी भी ब्रांच से मैक्सिमम जॉब तो इधर ही लग रही है। तो बच्चों का एक रहता है यहाँ पर भी कि अब सीएस के अंदर में जब वो कॉलेज के अंदर में आते हैं, प्राइवेट कॉलेज के अंदर में बीटेक करने के लिए आते हैं, तो उनका एक रहता है यार चलो जो आईटी जेई में नहीं कर पाए थे तो एक चांस और है, गेट के थ्रू हम लोग आईआईटी, ट्रिपल आईटी, टॉप एनआईटी पहुँच सकते हैं। तो इसी बीच में हमारे पास लास्ट ईयर भी एक स्टूडेंट ब्रिजेश साहू अभी हमारे साथ में प्रेजेंट है। ये बीआईटी कॉलेज से इस साल एज ए फ्रेशर पास आउट है और इसी साल उन्होंने एडमिशन लिया है एनआईटी इलाहाबाद के अंदर में एमटेक में। तो आज से हम लोग बातचीत करेंगे, इनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इनकी प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे, इन्होंने कब से सही ढंग से प्रिपरेशन स्टार्ट की इसको जानेंगे और इनका क्या प्लान था, कहाँ पे कमी रह गई प्रिपरेशंस को लेकर कि हमें एनआईटी इलाहाबाद जाना पड़ा, उस सब के बारे में जानेंगे। इसलिए भी जानना ज़रूरी है बच्चों कि कभी कभी क्या होता है कि हम खुद गलतियाँ करें और फिर सीखें कि क्या करना चाहिए था। और एक होता है कि हम किसी ऐसे पर्सन से जो उसको एक्सपीरियंस है, जो गेट का एग्ज़ाम लिख चुका है, उससे हम लोग एक गाइडेंस लें तो वो बताएंगे कि क्या गलतियाँ हो सकती हैं और इन गलतियों को नहीं करना है। इससे आपका रास्ता और ईजी हो सकता है, आप इजली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ब्रिजेश इस एग्ज़ाम से गुजर चुके हैं, इस पास से गुजर चुके हैं, तो उनको एक एक्सपीरियंस हो गया है कि इस पाथ पे कैसे चलना है। तो इससे बातचीत करते हैं और इनके एक्सपीरियंस से हम लोग कुछ फ़ायदा उठाते हैं। तो हेलो ब्रिजेश। यस सर। हेलो सर। ब्रिजेश, बहुत बहुत बधाई पहले आपको yes, कि आप एक टॉप एनआईटी जो 5 एनआईटीज़ हैं इंडिया की, उसमें से एक इलाहाबाद भी है और वहाँ पे आपने एडमिशन ले लिया है। और सबसे अच्छी बात है कि एज ए फ्रेशर आप वहाँ पे गेट को निकाला आपने और वहाँ पे एडमिशन आपने लिया है। और मतलब आपके पास चांस था, आप ड्रॉप भी ले सकते थे। तो हम पहले बाद में जानने की कोशिश करेंगे कि आप वहाँ पे एडमिशन क्यों लिए, क्या आपका टारगेट, आपका फ्यूचर टारगेट क्या है। पहले तो हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। तो कॉलेज और एनआईटी इलाहाबाद, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ आपको, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे जितने भी स्टूडेंट वहाँ से किए हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनीज़ में प्लेस हैं। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि हमारे एक स्टूडेंट रेणुका करके है, वो भी बीआईटी से पास आउट थी। 2016 की बात है ये। अभी वो कॉलकॉम में जॉब कर रही है। लास्ट ईयर भी जो स्टूडेंट गए तो उनकी भी अच्छी जॉब लग गई है। मतलब एक बड़ी बड़ी कंपनी जो आतीज़ है ना, वहाँ पर भी आतीज़ है। वहाँ पर भी एक आपने खुद भी फाइंड आउट किया होगा कि वहाँ के बारे में कि कैसे प्लेसमेंट है वहाँ पे। तो एक अच्छा कॉलेज है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और एज ए फ्रेशर जाना, बिना साल ख़राब किए जाना एमटेक करने, वो भी एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आपका एक साल यहाँ पे क्या हो रहा है, सेफ हो रहा है आपका। ठीक है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप गेट के बारे में, एक तो पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका बैकग्राउंड कैसा है और आपने 11-12 कहाँ से किया और फिर उस समय पढ़ने में आप कैसे थे, उस समय आईआईटी जेईई की जब आप प्रिपरेशंस करते थे तो कैसी थी जर्नी आपकी, और फिर जब आप बीटेक में आए, बीआईटी के अंदर में एडमिशन लिया, तो गेट के बारे में कैसे आपको पता चला। यस सर। सर मैं बेसिकली राजनांदगांव से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग भी राजनांदगांव से ही हुई है और मैं शुरू से ही एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। 10th 12th दोनों में ही मेरे 75-80 के बीच में ही मार्क्स आए थे। मैंने स्कूल्स बहुत चेंज किए हैं। मैं आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई दोनों में पढ़ा हूँ। 8th में मेरा नवोदय में हुआ था, तो वहाँ मैंने फिर नवोदय जेएनवी नवोदय जो है डोंगरगढ़ का, वहाँ मेरा एडमिशन हुआ था। पर फिर कुछ हेल्थ इशू के कारण 1 महीने के बाद मैं वहाँ से वापस आ गया 9th में। तो फिर वहाँ से फिर जब मैं अपने वापस सीबीएसई स्कूल में जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ मैंने एडमिशन लिया, तो रजिस्ट्रेशन का कुछ इशू आया तो फिर मुझे आईसीएसई में शिफ्ट होना पड़ा। और तो फिर मैंने 9th 10th अपना आईसीएसई बोर्ड में कंप्लीट किया और उसके बाद 11 12 सीबीएसई बोर्ड में। और जब मैं रॉयल किड्स में जो आईसीएसई बोर्ड स्कूल था वहाँ मैंने एडमिशन लिया, तो वहाँ मुझे जावा ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ने को मिला और उससे मेरे कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग इंटरेस्ट जनरेट हुआ और मुझे लगा कि अगर आगे मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो कंप्यूटर साइंस ऐसा स्ट्रीम में ऑप्ट कर सकता हूँ। और 11 12 फिर मैंने गायत्री विद्यापीठ जो कि सीबीएसई स्कूल है राजनांदगांव में, वहाँ से कंप्लीट किया
और तो उस समय आप IIT JEE की प्रिपरेशन करते थे कि नहीं करते थे? यस सर, अब मैथ्स लेने के बाद हर एक स्टूडेंट का सपना रहता है कि वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करे। मोस्टली स्टूडेंट का रहता ही है कि वो IIT या NIT से अपना BTech कंप्लीट करे। तो मैंने भी तैयारी की थी, पर ऐसा है कि उस जगह पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करना उतना सही से नहीं हो पाता, एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो इसका ट्राई तो मैंने भी किया था 11th-12th में, पर मेरा उस टाइम पे नहीं हो पाया था। तो फिर आपने PET दे के यहाँ पे आए होंगे BIT यस सर, में? फिर मैंने JEE के बाद PET का एग्ज़ाम भी दिया था और PET में मेरी रैंक अच्छी आ गई थी। तो फिर उसके बाद फिर BIT कॉलेज मुझे मिला, BIT दुर्ग। तो फिर घर वालों का, सबका, और मुझे भी ऐसा लगा कि ठीक है BIT एक अच्छा कॉलेज है, वहाँ एडमिशन लिया जाए। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि 11th-12th के बाद हम भी थोड़े छोटे रहते हैं, घर वालों का भी ये बोलना रहता है कि अभी तो तुम छोटे से हो, थोड़ी होम सिकनेस भी रहती है, ज़्यादा दूर मत जाओ, कोटा वगैरह ड्रॉप के लिए इतना मत सोचो। तो मैंने भी फिर ज़्यादा नहीं सोचा और फिर मैंने भी सीधा BIT में एडमिशन ले लिया था। BIT तो ऐसे भी यहाँ का एक अच्छा कॉलेज है ही। यस सर। और कंप्यूटर साइंस सबकी चॉइस रहती है। तो आपका इंटरेस्ट फिलहाल 11th-12th से ही जग गया था कि मुझे कंप्यूटर फील्ड में जाना ही हाँ है? यस सर, मैं जैसे बता रहा था मैंने 9th-10th ICSE बोर्ड से कंप्लीट किया। तो फिर जब आप BIT दुर्ग में एडमिशन आपने ले लिया, यस सर, तो उस समय आपने फिर कैसे, आपको गेट के बारे में कैसे पता चला और गेट के बारे में कैसे डिसाइड किया आपने कि गेट करना चाहिए? यस सर, मतलब ऐसा रहा है कि मेरी जो दी हैं वो उन्होंने भी इंजीनियरिंग पास आउट है वो, तो थोड़ा बहुत उनसे, उनके फ्रेंड से मुझे थोड़ा बहुत गेट का पता था। बट एक्चुअल मायने में बोला जाए गेट के बारे में तो वो BIT में ही पता चला हमारा 2nd ईयर में। और हुआ ये था कि 2nd ईयर में जब हमारा फ्रेशर था तो उस टाइम हमारे BIT के ही एक सीनियर थे जो उस टाइम पे हमारे फ्रेशर में आए हुए थे आई गेट से, जिन्होंने थोड़ा हमें गाइडेंस दिया कि गेट के बाद आपका जो सपना रहता है मोस्ट ऑफ अस का कि IIT से पढ़ना है, NIT से पढ़ना है, वो सपना आप वहाँ जाके पूरा कर सकते हैं। जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी वो चीज़ आप वहाँ जाके गेन कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद से तो ऐसा लगा कि हाँ, अब 4th ईयर के बाद से मुझे भी अगर कुछ करना है तो M.Tech करना है सीधा इंजीनियरिंग के बाद। तो फिर वहाँ से फिर आपको पता चल गया गेट करना है, तो फिर गेट के लिए आपने IGET ज्वाइन किया? यस सर। तो आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी यहाँ पर? मैंने उसके बाद शुरू के 2 साल तो मैं राजनांदगांव से अप डाउन करता था, भिलाई पास में ही है, आधे घंटे का रास्ता है। उसके बाद फिर 3rd ईयर में फिर हम लोगों ने सोच लिया था, मैंने, मेरे फ्रेंड्स भी थे दूसरे ब्रांच के, कि अब हम लोग को गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। और फिर मैं यहाँ दुर्ग में शिफ्ट हो गया और 5th सेमेस्टर से मैंने IGET ज्वाइन किया था सर का इंस्टीट्यूट। और पहला सब्जेक्ट जो हम लोग ने पढ़ा था वो था TOC। और पहला क्लास अटेंड करके मुझे ऐसा लगा कि मैं सही इंस्टीट्यूट पे आया हूँ, अब यहाँ से तो गेट की जर्नी तो यहीं से पूरी करनी है। ओके। तो आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी कि 5th सेमेस्टर से आपने ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर ली थी? यस सर। लेकिन जब प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किया यहाँ पे, उसके बाद कुछ समय के बाद ऑफलाइन से फिर ऑनलाइन में जाना पड़ गया। यस सर। नेक्स्ट हमको लगता है 6-7 महीने आप लोग ऑफलाइन पढ़े होंगे। हाँ। तो 6-7 महीने बाद फिर यहाँ पे लॉकडाउन लग गया और ऑनलाइन में चले गए। यस सर। तो आपने ऑनलाइन का भी इन्वायरमेंट देखा हुआ है और ऑफलाइन का भी इन्वायरमेंट देखा है। यस सर। तो थोड़ा सा जर्नी, तो आपके प्रिपरेशन कैसे आपने की उस समय? यस सर। ठीक है, कैसे आपने सब्जेक्ट को कैरी किया? ऑनलाइन में से ऑफलाइन से ऑनलाइन में जब कन्वर्ट हुए आप, तो उस वे में उस चेंजेस जो हुए उस अपने तरीके में, अपने प्रिपरेशन के तरीके में कैसे आपने चेंजेस किया और कितना डिफिकल्ट रहा आपको चेंज करने में चीज़ों में, प्रिपरेशन के अंदर में? यस सर, मुझे अभी भी याद है मार्च का वो टाइम था जब अचानक से लॉकडाउन लगा, हमें सब घर जाना पड़ा। किसी को ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि उसके बाद से तो ऑफलाइन क्लासेस हो ही नहीं पाएंगे। तो फिर शुरू में जब ऑनलाइन क्लासेस हुई तो सर के लिए भी नया था वो इन्वायरमेंट, हमारे लिए भी नया था, थोड़ा हमको भी मुश्किल गया उस टाइम पे। पर धीरे से सर ने इतने अच्छे से फिर उस चीज़ को ग्रास्प कर लिया और हमने भी, कि कभी ऐसा कमी ही महसूस नहीं हुआ कि हम अगर ऑफलाइन में वो चीज़ पढ़े रहते, अगर ऑफलाइन में कंटिन्यू किए रहते तो वो ज़्यादा अच्छे से हो पाता। इनफैक्ट मेरा तो, सबका अपना अपना व्यू रहता है, मेरा तो ये ओपिनियन था कि ऑनलाइन पढ़ाई मुझे ज़्यादा अच्छी लगी कोचिंग की, क्योंकि एक ही रहता है कि अगर आप दूर रह के कर रहे हैं, PG में रह के कर रहे हैं, हॉस्टल में रह के कर रहे हैं, तो आपको कई चीज़ों की परेशानी आएगी, खाने का टेंशन या और भी छोटे छोटे कई चीज़ें आती हैं जिसके कारण आपका टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है। और वो चीज़ आप अगर घर से रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो वो दिक्कतें नहीं आती और एकदम कन्वीनियंट रहता है। जैसे मुझे अभी भी याद है मेरी वो गेट की प्रिपरेशन की जर्नी की, सुबह 7 बजे से सर का ऑनलाइन क्लास रहता था, मैं 15 मिनट पहले सुबह 6:45 बजे उठ के फ्रेश होके बैठ जाता था। उसके बाद फिर
मस्त लैपटॉप के सामने बैठ गए, मम्मी के हाथ की चाय मिल रही है और आप चाय पीते पीते क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। 7 से 10 डेली मेरे क्लासेस रहते थे और ऐसे और घर वाले भी बहुत हैप्पी रहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। यस सर, घर वालों को भी लगता है कि हाँ सही जगह पे एडमिशन लिया, पढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि, क्योंकि बहुत लोगों का इंजीनियरिंग के प्रति माइंडसेट ना एकदम चेंज हो गया कि इंजीनियरिंग कर रहे पर कुछ कर नहीं रहे बच्चे। तो घर वाले देख रहे हैं हाँ प्रॉपर पढ़ रहे हैं, तो उनको भी भरोसा रहता है कि कुछ सही कर रहे हैं और सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपके सब्जेक्ट कब तक कंप्लीट हो गए थे सारे सब्जेक्ट? मेरे सर ने जैसे अक्टूबर एंड तक, अक्टूबर नवंबर तक सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर दिए थे। पर वही, क्योंकि इशू ये आया था कि जैसे ही अचानक से अप्रैल से हमें सीधा ऑनलाइन में शिफ्ट होना पड़ा, तो स्टार्टिंग में सर के लिए भी नया था, हमारे लिए भी नया था। हमको भी थोड़ा समझ नहीं आ पा रहा था कि नोट्स कैसे मेंटेन करें। तो 1-2 सब्जेक्ट जो थे मेरे, जैसे COA था, वो उस टाइम पे मैं उसके प्रॉपर नोट्स नहीं बना पाया था। तो वो चीज़ मेरी रही कि मैं COA को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाया, और 1-2 टॉपिक्स मैंने उसके भी पढ़ के गए थे। और बाकी सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो मैंने मिड दिसंबर एंड तक कंप्लीट कर लिया था। अपने साइड से कंप्लीट कर लिया था। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे लगते थे? सर C प्रोग्रामिंग, आपसे पढ़ने के बाद उसका एक नया ही डायरेक्शन पता चला, इतने डेप्थ में कभी नहीं पढ़ा था। तो C, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मेरे फेवरेट थे। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूरे बन जाते थे? हाँ, ये सब्जेक्ट्स तो ऐसे थे कि इसमें कोई भी क्वेश्चन आया तो मुझे मार्क्स लाने ही हैं, अटेंड करने। और कौन सा सब्जेक्ट आपको थोड़े से ऐसे लगते थे कि ये डरावने टाइप के, या थोड़ा सा ऐसा लगता था कि कम बन रहा है? वो एक, जैसा कि मैंने बताया कि COA मेरा अच्छे से नहीं हो पाया था, तो COA में था वो चीज़। और CN भी, कुछ पोर्शन CN के इस कंप्यूटर नेटवर्क के भी ऐसे थे जो मुझे थोड़े डिफिकल्ट लगते थे, खासकर थ्योरी पार्ट। यस सर। ओके। CN में तो रहते। तो फिर आप टेस्ट वगैरह फिर कैसे प्लान किए कि टेस्ट कैसे देंगे और कब से देंगे, और फिर मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट किया, उसके लिए क्या प्लानिंग थी आपकी? यस सर। तो जैसा कि आप हमें शुरू से ही बोलते रहे कि आप इस मोमेंट का इंतजार मत करिए कि पूरा सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होगा तब टेस्ट देंगे। तो और सभी सीनियर्स का भी जो गाइडेंस मिलता है गेट में, तो सभी ने यही सजेस्ट किया था कि जैसे ही आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते जा रहे हैं आप टेस्ट देते रहिए। तो मेरा भी ऐसा ही था। मैंने जुलाई अगस्त में सर की जो टेस्ट सीरीज़ होती है वो ज्वाइन कर ली थी, और उसके बाद जैसे ही मेरे सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते थे, या टॉपिक वाइज भी सर के टेस्ट रहते हैं, तो मैं वो टेस्ट देते रहता था। और तो ये मैंने जुलाई अगस्त से स्टार्ट कर दिया था। और अगर सब पूरे सब्जेक्ट्स की टेस्ट की बात की जाए, मॉक टेस्ट की, तो वो मैंने दिसंबर मिड से स्टार्ट किया था। और दिसंबर में भी मैं 1 या 2 ही दे पाया था, क्योंकि मैं थोड़ा पीछे चल रहा था अपने टारगेट से, और इसका एक रीज़न भी था। तो दिसंबर मिड में मैंने स्टार्ट किया था, और जनवरी में भी हर 2-3 दिन में एक टेस्ट तो देना ही है, ऐसा था मेरा। और ये चीज़ का मैं प्रॉपर ध्यान रखता था कि टेस्ट देने से ज़्यादा एनालिसिस पे भी ध्यान दूँ मैं, कि अगर एक टेस्ट दे रहा हूँ 3 घंटे का, तो 3 घंटे मैं इस चीज़ में भी लगाऊँ कि कौन से क्वेश्चंस मेरे छूटे, क्यों नहीं बन पाए, वो उन टॉपिक्स को कवर करना है। तो इस चीज़ों का भी मैंने ध्यान दिया है। तो टेस्ट आपने मतलब मॉक टेस्ट देना कब से स्टार्ट कर दिया था आपने? मॉक टेस्ट सर मैंने दिसंबर मिड में, क्योंकि आपने बोला था, मुझे यही टेंशन हो रहा था कि मेरा COA नहीं हुआ है, तो मैं कैसे करूँगा, फिर टेस्ट दूँ कि नहीं दूँ। तो सर आपने प्रॉपर, आपको पता है, आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस इतनी ज़्यादा है कि बच्चे किस टाइम पे कौन सा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, तो आपने उसी टाइम पे सजेस्ट कर दिया था अगर आपका 1-2 सब्जेक्ट नहीं भी हुआ है तो आप उस चीज़ को ध्यान मत दो, जितने आ रहे हैं वो उन सब्जेक्ट को ध्यान दो। और मैंने भी सोचा कि हाँ अब सही टाइम है, एटलीस्ट अब तो मॉक देना ही चाहिए। तो मैंने फिर दिसंबर मिड में 15-16 दिसंबर के आसपास पहला टेस्ट दिया था। उसके बाद 1 हफ्ते तक फिर तो मैंने ही दिया, 1-2 हफ्ते तक मैंने एनालाइज किया, पेपर पढ़ा, रिवीजन किया, फिर दिसंबर एंड से फिर मैंने हर 2-3 दिन में एक देना चालू मॉक देना स्टार्ट किया। यस सर। तो जैसे आपके बताने के हिसाब से तो आपकी प्रिपरेशन तो अच्छी ही चल रही थी। यस सर। फिर आपका एग्ज़ाम धीरे धीरे सामने आ गया फरवरी में। यस सर। तो एग्ज़ाम होने से पहले कैसा फील हो रहा था आपको? बिल्कुल नर्वसनेस रहता है, और वो नेचुरल है, पहले बार एग्ज़ाम दिला रहे हैं। और ये रहता है ना हमारे साथ कि टायर 3 कॉलेज से बिलोंग करें, टायर 2 से, ऐसा लगता है कि कभी ना कभी तो वो मोमेंट आए जब हम कुछ अचीव कर पाएँ, कुछ बता पाएँ कि हमने भी ये कुछ अचीव किया। तो वो पहला मौका था गेट दे के हम कुछ ऐसा अपना फील करवा सकें। तो फिर नर्वसनेस तो रहता है, एक प्रेशर थोड़ा सा फील कर रहे थे। यस सर, बिल्कुल रहता है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि प्रेशर नहीं लिए हो तो ज़्यादा अच्छा था? हाँ बिल्कुल, वो चीज़ तो है। और ये चीज़ बहुत अच्छा हुआ, जैसे अभी 3rd ईयर से भी अलाउ कर दिया गेट देना, तो उनको इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा। इसका फ़ायदा हाँ कि वो पहली बार जो गलती करना होगा कर लेंगे, सेकंड टाइम और सुधार सकते हैं। गलतियाँ होती ही हैं और आप गलतियों से सीखते ही हैं, तो फिर बिल्कुल। तो फिर जब आप एग्ज़ाम देने गए, बैठे एग्ज़ाम के अंदर में,
तो उस समय ऐसा क्या मतलब, चूँकि प्रिपरेशन अच्छी थी, टेस्ट अच्छा था, तो भी मार्क्स आने कम हुए थोड़े से यहाँ पर। यस सर। तो उस समय जो 3 घंटे के अंदर में जो इन्वायरमेंट जनरेट हुआ आपके आसपास, यस सर। आपके माइंड में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो 3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। मतलब आप भले ही टेस्ट में कितना अच्छा परफॉर्म करें, पर वो 3 घंटे फिर भी उससे भी अलग जा सकते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एप्टी से स्टार्ट किया था मैंने। एप्टी तो मेरा अच्छा गया था। उसके बाद फिर जब अपने सब्जेक्ट्स में आए कंप्यूटर साइंस के, तो शुरू के 9-10 क्वेश्चन थे। तो उनमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे हुए जो मैं सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ के किया था, जिसके क्वेश्चन मुझसे बनने ही थे, वो क्वेश्चंस मेरे से नहीं बन रहे थे। तो वो थोड़ा मुझे साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट किया। और उसके बाद फिर MSQ हमारे बहुत आ गया था। इस बार पहले बार MSQ इंट्रोड्यूस हुआ था गेट में, और 9-10 क्वेश्चन उसके थे, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो गया मेरे लिए। तो इन 1-2 चीज़ों के कारण थोड़े मेरे स्कोर इम्पैक्ट हुए, पर फिर भी जो भी मैंने स्कोर किया और जो अभी मुझे मिल रहा है उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो जैसे भी आपका रिजल्ट आ गया, गेट का रिजल्ट आ गया, वैसे एग्ज़ाम देने के बाद तो थोड़ा पता चल ही जाता है कि थोड़ा सा मेरा पेपर बिगड़ा हुआ है। यस सर। ठीक है, तो आपका फिर रिजल्ट आ गया, फिर आप कैसे फिर अपने आप को मतलब सोच पाए कि हमको कहाँ पे एडमिशन्स मिलेंगे, मतलब क्या प्लानिंग था फिर उसके बाद? सर इस चीज़ का फ़ायदा हमको होता है आई गेट के एलुमनी नेटवर्क से। हमारे सीनियर्स इतने ज़्यादा है, हर कॉलेज में हर फील्ड में आपको आई गेट के सीनियर्स मिलेंगे। तो सर से भी गाइडेंस हुई थी, सर ने भी कई सीनियर्स का कांटेक्ट नंबर हमें दिया था, तो उनसे मैंने पूछा। और कोई ड्रॉपर भी थे हमारे, तो वो भैया लोग ने भी बहुत हेल्प की। उन्होंने बताया कि इस स्कोर पे आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। उन्होंने भी मुझे पहले से ही बता दिया था कि आप NIT इलाहाबाद तक आपको मिल सकता है और यहाँ तक जा सकते हैं। तो मेरे भी टारगेट में था कि अगर NIT इलाहाबाद तक मुझे मिलता है तो मैं बिल्कुल लूँगा, और एट लास्ट मुझे मिल गया। तो आपने NIT इलाहाबाद चूज़ करने का कोई रीज़न? सर NIT इलाहाबाद ऐसा है कि उसको टॉप 5 NITs में माना जाता है अभी भी कंप्यूटर साइंस में। और आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर साइंस फर्स्ट टाइम ही NIT इलाहाबाद में इंट्रोड्यूस हुआ था। पहला BTech की बैच जो पास हुई है वो भी NIT इलाहाबाद से ही है। वहाँ के प्लेसमेंट स्टेट भी अच्छे हैं, और जो टॉप 4 NITs है वैसे ही इलाहाबाद का भी सीन नहीं, है। इलाहाबाद में भी इंटर्नशिप वगैरह भी काफ़ी अच्छी है और जॉब प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैं खुद ही इतने सालों से देखते आ रहा हूँ कि आई गेट की तरफ से जितने भी बच्चे गए हैं तभी तक सब अच्छी जगह पे प्लेस है Yes, और सब अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो मतलब आप भी एक अच्छे कॉलेज में तो जा ही रहे हैं, तो आप भी मतलब वहाँ पे 2 साल अब आपको अपनी कोडिंग अच्छी करनी होगी। Yes, sir. तो अब थोड़ा कोडिंग की तरफ आ जाते हैं कि कॉलेज के टाइम में आप कोडिंग वगैरह भी करते हैं। Yes, sir. तो कोडिंग पे आप कितना ध्यान देते थे कॉलेज के टाइम में? मेरा शुरू से ऐसा था कि किसी एक चीज़ पे ही फोकस करो तो वो बेटर रहेगा। और मैं जो देख रहे हैं आप लोग को भी यही सजेस्ट करूँगा कि या तो आप प्लेसमेंट का ही कोडिंग का अच्छे से सोचें, या तो फिर गेट का, क्योंकि अगर आप दोनों चीज़ें एक साथ प्रिपेयर करना चाहेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल रहेगा। मैंने भी सोच लिया था कि क्योंकि अगर यहाँ से मैं कोडिंग करके भी अगर आगे जाता तो शायद वो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नहीं मिल पाती जो अभी NITs में जाने के बाद मिलेंगी। तो इसलिए मैंने गेट के जो सब्जेक्ट्स हैं, गेट में भी थोड़ा बहुत ऐसा है कि आप सी इतने अच्छे से करा देते हैं कि हमारे बेसिक फंडामेंटल बहुत अच्छे स्ट्रांग हो जाते हैं। और DS में भी हम लोग कोडिंग करवाए थे। यस सर, बिल्कुल। तो कोडिंग तो काफ़ी हद तक मैं खुद ही करवा हाँ। देता हूँ कि लिंक लिस्ट वगैरह इंप्लीमेंट करना है, स्टैक क्यू ट्री, यहाँ तक के क्वेश्चंस हम लोग कर ही लेते हैं। बस डेटा एल्गोरिथम में टाइम कम रहता है, वहाँ की कोडिंग उतना नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस साल से हम लोग ने ऑनलाइन में उसकी भी कोडिंग के लिए हमने एक हमारे तो हमारे सीनियर्स हैं IIIT हैदराबाद के, अभी वो क्लासेस ले रहे हैं, तो वो लोग एल्गोरिथम की भी कोडिंग इस साल हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। तो बच्चों को फ़ायदा तो हो रहा है, सी का भी हो गया, डेटा स्ट्रक्चर की कोडिंग हो गई, BFS DFS कैसे इम्प्लीमेंट होता है उसकी पूरी कोडिंग कैसे हो गई, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं, मतलब गेट के साथ में करवा दे रहे हैं, जिससे कि बच्चे को आगे जाके डिफ़िकल्टी उतनी फेस ना करनी पड़े। और अब आपके पास तो अच्छा टाइम है, तो आपका MTech में एडमिशन हो गया, अभी आप आराम से, अब तो आपको कोडिंग ही अपनी स्किल बढ़ानी है। अब आपको ऐसा तो है नहीं किसी और कॉलेज में जाके पढ़ना, अब तो मेन जो टारगेट था आपका अचीव हो गया है। यस सर। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में और आ रहा है कि जैसे अभी आप तो जस्ट फ्रेशर हो, जस्ट अभी कॉलेज से पढ़ के निकले हो, और बच्चा जब गेट क्वालिफाई कर लेता है, सिर्फ क्वालिफाई कर लेता है, आप तो चलो आपका एडमिशन हो गया NIT इलाहाबाद के अंदर में, एक चांस मिल गया आपको। यस सर। तो मैं ऐसा देखता हूँ कि कोई बच्चा सिर्फ क्वालिफाई हो जाता है ना, तो वो भी बोलता है सर जब मैं 1 साल पढ़ के क्वालिफाई कर गया हूँ और कोविड के चलते हुए तो 1 साल ड्रॉप ले लेता हूँ। तो आपने क्यों नहीं सोचा कि चलो यार अभी साल मुझे NIT मिल रहा है तो अगले साल मुझे IIT मिल सकता है, तो क्यों ना मैं इधर 1 साल का रिस्क ले लूँ? तो रिस्क लेने की कोशिश क्यों नहीं की आपने? सर ये बात मैं बताना चाहूँगा कि हम कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम से होने के कारण हमको बहुत फ़ायदा मिलता है।
हमारे में वो जो डिफरेंसेस जो NIT और IIT के हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको IIT में मिलेगी वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको टॉप NITs में भी मिलती है। तो फिर मैंने ये ट्राई किया मेरे स्कोर के बेसिस पे कि अगर मुझे टॉप के 5-6 NITs भी मिलते हैं तो वहाँ तक मैं जाऊँगा, क्योंकि जो प्लेसमेंट का जो डिफरेंस रहता है वो बाकी ब्रांचेस में अच्छा खासा रहता है अगर आप NITs में जा रहे हैं तो। पर हम कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो अब हमको इतना ज़्यादा वो डिफ़र नहीं करता। NIT इलाहाबाद का जैसे मैं बात करूँ तो वहाँ की भी 15-16 लैक्स मीडियन है। और तो फिर और कंपनीज कॉमन ही रहती हैं। Yes, sir, जैसे मैंने अच्छा बताया कि मैंने opportunities। अभी आपको थोड़ी देर में कॉलकॉम का नाम लिया, तो कॉलकॉम आपका टिपलाटी बंगलोर में भी आती है, हैदराबाद में भी जाती है, IITs भी जाती है और NIT इलाहाबाद भी आती है, और पैकेज भी कॉमन ही रहता है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं रहता है। तो मतलब अल्टीमेटली आपका जो फ्यूचर ब्राइट तो है, बस आपको अपना जो थोड़ा बहुत स्किल है उसको डेवलप करना है। तो ब्रिजेश, जैसे आपने इस जर्नी को तय किया 1 साल के अंदर में, तो आपने जूनियर्स जो कि आपको देख रहे हैं, जो BIT कॉलेज में होंगे, जो शंकरा में होंगे, जो भिलाई के होंगे, जो इंडिया के भी होंगे, बहुत अलग अलग कॉलेजेस के होंगे, Yes, sir। ठीक है, तो वो लोग भी आपके वीडियोस को देख रहे होंगे, तो उनको आप क्या गाइडेंस, मतलब क्या आप उनको बताना चाहेंगे कि किन किन चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए? यस सर, जैसे मेरे से जो गलतियाँ हुई थी वो मैं बताना चाहूँगा। तो पहली तो ये थी कि जब हम 5th सेमेस्टर में जाते तो हमको ऐसा लगता है कि बहुत टाइम है। अभी तो जैसे TOC स्टार्ट हुआ था और C भी स्टार्ट हुआ था, तो TOC मैं अच्छा खासा अटेंड कर रहा था, पर बीच में एक टाइम आया कि 2-3 दिन का 3-4 दिन का गैप हो गया मुझे। तो फिर उस टाइम पे फिर मैंने ये सोचा कि अभी नेक्स्ट टाइम तो सर रिपीट करेंगे। IGET का ये ऐसा फ़ायदा है कि 2 साल की जर्नी में हर सब्जेक्ट को सर 2 बार तो पढ़ाते हैं ही। तो फिर मैंने ये सोचा कि नेक्स्ट टाइम जब सर पढ़ाएंगे तब मैं ज्वाइन कर लूँगा। तो ऐसा मेरे 1-2 सब्जेक्ट्स हुए, TOC था, DELD था। ये 1-2 सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो मुझे फिर फाइनल ईयर में पढ़ने पड़ गए। तो ऑल्दो मैंने वो सब्जेक्ट्स क्लियर कर लिए, अच्छे से पढ़े सर से, पर उस टाइम पे क्वेश्चन लगाने का टाइम था जब मैं ये सब्जेक्ट्स को कर रहा था। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका गैप हो जा रहा है तो उसी टाइम पे कवर करिए, उसी टाइम पे सब्जेक्ट्स को क्लियर करिए। और अब तो सर का ऑनलाइन ऐप आ गया, तो आप बिल्कुल रिकॉर्डेड वीडियो देख के उस चीज़ को आप कवर कर सकते हैं। तो उसी टाइम पे ही उन सब्जेक्ट्स को करिए। और दूसरा, जैसा सर ने भी हमको शुरू से ही बोला था कि अगर आपके 1-2 सब्जेक्ट छूट भी जा रहे हैं तो आप उन सब्जेक्ट के ऊपर एकदम ध्यान मत दीजिए कि नहीं हुआ है। मुझे भी एक टाइम पे ऐसा लगा कि यार COA जैसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो मैं सच में सोच सकता हूँ कि इस बार का मैं गेट निकलेगा मेरा या अच्छा स्कोर मैं जनरेट करूँगा। पर सर का जैसा एक्सपीरियंस है, सर भी सही टाइम पे हमें गाइड करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। सर ने भी एक दिन कहा था कि बिल्कुल आप इस चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, जितने सब्जेक्ट आप पढ़े उतना सफिशिएंट है, उन चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, उनके टेस्ट दीजिए। और फिर मुझे भी ऐसा लगा, मैंने फिर मॉक दिया कि हाँ, एक सब्जेक्ट नहीं हुआ है तो क्या हुआ, बाकी सब्जेक्ट तो अच्छे से प्रिपेयर हुए हैं। और फिर मैंने एक आध मेरी सब्जेक्ट छूट भी गई थी तो मैंने उसको छोड़ दिया और फिर बाकी सब्जेक्ट को ध्यान रख के फिर गेट की तैयारी की। तो विजय, जैसे ही आपका ये जर्नी रहता है, इस जर्नी में कहीं के बीच बीच पे डिमोटिवेशन भी होता है चीज़ों को लेकर, यस सर। लाइफ को लेकर, कभी आपको इस तरह का कि डिमोटिवेट हुए हो और फिर कैसे उससे आपने अपने आप को बचाया? बिल्कुल सर, 2 साल की जर्नी रहती है तो बिल्कुल कई बार ऐसे टाइम आते हैं जब आप डिमोटिवेट होंगे। जैसे मेरे साथ भी था कि 2-3 महीने पहले, मैं बता रहा हूँ, जिस चीज़ को सब्जेक्ट मेरा हुआ नहीं था। आपके फ्रेंड्स भी ऐसे मिलते हैं कि ऐसे आप मिल ही जाएंगे ऐसे फ्रेंड जो बोलेंगे कि हाँ यार वो तो एक्सेप्शनली वेल है, उसका तो आएगा ही। पर नॉर्मल इंसान का कहाँ, जो हम जैसे एवरेज है उनका कहाँ हो पाएगा गेट 1 साल में। 1-2 साल तो टाइम लगता ही है। ऐसा अगले साल ड्रॉप लेके तुम अच्छे से प्रिपेयर करना, तब हो जाएगा तुम्हारा। तो फिर अगर कोई भी आपके सामने ऐसा बोल रहा है तो वो आपको भी इम्पैक्ट करता है। अगर आपकी एटमॉस्फेयर ऐसी है तो फिर आप कितना भी प्रिपेयर रहें आपको भी लगता है कि हाँ यार शायद कहाँ हो पाएगा मेरा। तो वो चीज़ मुझे भी ऐसा लग रहा था एक टाइम पे बीच पे कि हाँ यार शायद कहाँ इस बार हो पाएगा। तो बिल्कुल भी ऐसा ख्याल आने ना दे। मेरा ये कहना है कि जितनी प्रिपरेशन है आप उस पर ध्यान दें। और बिल्कुल अभी तो टाइम भी ऐसा है कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो, बिल्कुल ये ना सोचें कि आपका नहीं होने वाला। आप ऐसे लोगों से, अभी 6-7 महीने का टाइम है, आप बिल्कुल दूरी बना के रख लीजिए जो अभी गेट का प्रिपेयर ना कर रहे हो। अगर वो ऐसा भी बोल रहे हैं ना कि वो इस साल का नहीं अगले साल का गेट देने वाले हैं, तो बिल्कुल आप उनके साथ मत रहिए, क्योंकि आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ यार इस बार तो मेरा भी अच्छा प्रिपेयर नहीं हुआ है, मैं भी अगले साल दूंगा।
तो ये चीज़ आपको साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट तो करेगा ही आपके परफॉर्मेंस में। तो बिल्कुल आप मोटिवेट रहिए और इस बार आप गेट दीजिए और आपका हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली कि ऐसा नहीं कि आप इस साल ड्रॉप ले लोगे तो अगले साल अच्छा कर पाओगे। तो इसलिए जितना टाइम बच रहा है उस पर जान लगा के अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन आज अच्छी है तो आप आज अच्छा कर सकते हो, कल की कोई गारंटी नहीं है। तो आज ही आप करिए, आज ही करिए, जो भी होगा रिजल्ट को दिमाग में रखिए ही मत। यदि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती जा रही है तो ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसलिए कभी भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस लग के करने की ज़रूरत है। विजय साहब ने बहुत अच्छे से अपने जूनियर्स को गाइड किया, बहुत अच्छे मैसेज भी आपने दिया है और इनको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपकी बातों को सुनकर। यस सर। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और लोगों को गाइड किए। यस सर। और थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों, आप लोग भी लगे रहिए। बाय बाय।